बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो बेटे हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ईद से पहले जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह रहे थे, दैट वाज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस। और ईद से पहले हमने कवर किया था क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहॉर्ट स्टडीज़। आज हमने फोर्थ स्टडी डिज़ाइन कवर करना है इंशाल्लाह ताला, व्हिच इज़ again very important, that is RCTs, randomized control trials। ठीक है जी, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो जो समरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइंस हम लोगों ने डिस्कस की थी बिल्कुल अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि RCTs आर द ओनली टाइप ऑफ डिजाइंस जो हमारे इंटरवेंशनल स्टडीज के अंदर आते हैं। आपको याद है हमने इनका नाम इंटरवेंशनल स्टडीज या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी डिस्कस किया था, RCTs का, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का। यानी इन अदर वर्ड्स ये सिर्फ अपनी तरह के वाहिद वो वाले स्टडी डिजाइन है जिनके अंदर हम कोई खुद से इंटरवेंशन करते हैं। यानी अगर आप अभी तक देखो, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, चाहे वो केस कंट्रोल स्टडी थी, और चाहे वो कोहॉर्ट स्टडी थी, उसके अंदर हम खुद से कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते। लेकिन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर हम खुद से कोई इंटरवेंशन करते हैं। वो इंटरवेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इंटरवेंशन किसी फूड की फॉर्म में हो सकती है, हम पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टेन फूड दे सकते हैं। वो इंटरवेंशन किसी ड्रग की फॉर्म में हो सकती है, हम पार्टिसिपेंट्स को कोई सर्टेन मेडिसिन दे सकते हैं। वो इंटरवेंशन किसी एजुकेशन सेशन के फॉर्म में हो सकती है, हम पार्टिसिपेंट्स को मे बी कोई एजुकेशन सेशन दे सकते हैं। और उसकी बेस पे फिर हम देखते हैं कि अच्छा, ये इंटरवेंशन करने से पहले और करने के बाद क्या इफेक्ट था, क्या कंपैरिजन हमारा जो है वो हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल की एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस की। ओके, मैं ये कहता हूँ जी मैंने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना है कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ, और मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें देखना है कि क्या विटामिन सी सप्लीमेंटेशन लेने से पेशेंट्स का कोरोना वायरस ट्रीट होता है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा जनाब कि मैं दो ग्रुप्स ले लूंगा। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको होगा जो कोरोना वायरस पॉजिटिव होंगे लोग, ठीक हो गया। एक ग्रुप ऐसा होगा जो कोरोना वायरस जिनको नहीं होगा। फर्स्ट ग्रुप को मैंने दे दिया विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन, लेट्स से जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, मैंने 1000 मिलीग्राम रोज विटामिन सी देना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है जिसको कोरोना वायरस नहीं है, उसको भी मैंने 1000 मिलीग्राम विटामिन सी देना शुरू कर दिया। अब लेट्स से मैंने 3 महीने का मेरा ट्रायल था। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स जिस ग्रुप के अंदर कोरोना वायरस जिन लोग को था, उसमें से फर्दर दो ग्रुप्स मेरे पास बन जाएंगे। कौन से दो ग्रुप्स बन जाएंगे? एक वो जिनमें सिम्टम्स इंप्रूव होंगे, जिनका ट्रीटमेंट वाकई विटामिन सी देने से बेटर होगा। एक वो ग्रुप बन जाएगा जिनके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होंगे, जिनको विटामिन सी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह सेम दो ग्रुप्स मेरे पास उस ग्रुप में से बन जाएंगे जिनको कोरोना वायरस नहीं था। एक वो ग्रुप जिनको विटामिन सी देने से कोई फर्क पड़ेगा पॉजिटिव, और एक वो ग्रुप जिनको विटामिन सी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे 4 ग्रुप्स मेरे पास बन जाएंगे, जो 4 ग्रुप्स हमेशा हमारे पास किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास एंड पे 4 ग्रुप्स आ जाते हैं। उसी को फिर हम 2x2 टेबल में रख लेंगे और उसी की बेसिस पे हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि क्या विटामिन सी सप्लीमेंटेशन देना पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल था या पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल सर दर्द के लिए हम क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? पैनाडोल या पैरासिटामोल जिसको हम कहते हैं, वो यूज करते हैं। ओके फाइन, मैं एक नई ड्रग मार्केट में लेके आता हूँ
और मैं ये क्लेम करता हूँ कि जो नई ड्रग मैंने बनाई है, मैंने मैन्युफैक्चर की है, ये ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू पेनाडोल या पैरासिटामोल। ठीक है, अब ये क्लेम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ये क्लेम तभी कर सकता हूँ ना जब मैंने कुछ लोगों को पेनाडोल दी और कुछ लोगों को ये नई ड्रग दी, और जब मैंने इफेक्ट्स देखे, जब उनका मैंने रिकवरी देखी, तो मेरी ड्रग के साथ रिकवरी बेटर थी। तभी मैं कह सकता हूँ ना कि मेरी जो नई ड्रग है वो बेटर है। और आप बेटे जितने भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स देखते हो मार्केट के अंदर, बेतहाशा पेनाडोल या पैरासिटामोल के नाम से बेतहाशा ड्रग्स आती हैं हमारी मार्केट के अंदर। ठीक है, सो वो ड्रग्स सारी की सारी मार्केट में आने से पहले उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करें अपनी ड्रग के साथ। ठीक है, जब तक वो आरसीटीज नहीं करते अपने ड्रग के साथ, वो उस ड्रग को मार्केट में लाके कमर्शलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि जी मैंने 50 लोग ले लिए ग्रुप ए में जिनको सर दर्द है, 50 लोग ले लिए ग्रुप बी में जिनको सर दर्द है। ग्रुप ए के जो 50 लोग हैं उनमें से 25 लोगों को जब मैंने दिया पेनाडोल, तो उनमें से 25 लोगों के सिम्टम्स इंप्रूव हो गए और 25 लोगों के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए। ग्रुप बी के जो 50 लोग हैं उनको मैंने दिया अपनी नई ड्रग जो मैंने बनाई है, जो मैं कह रहा हूँ कि पेनाडोल से ज्यादा अच्छी। ठीक है, जब उनको मैंने 3 महीने तक वो ड्रग दी, चलो 3 महीने तो नहीं, खैर इन केस ऑफ हेडेक 1 हफ्ते तक जब मैंने वो ड्रग दी, तो उनमें से 40 लोगों के सिम्टम्स इंप्रूव हो गए और 10 के इंप्रूव नहीं हुए। पहले ग्रुप में पेनाडोल वाले ग्रुप में कितनों के इंप्रूव हुए थे? 25 के। नई ड्रग के केस में कितनों की इंप्रूव हुए? 40 के। तो कौन सी ड्रग बेटर हुई, पेनाडोल या न्यू ड्रग? न्यू ड्रग बेटर होगी। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की एग्जांपल। ठीक है, अब आप लोग जरा अगर ओपन कर सकते हो तो आई वुड लाइक यू टू ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 139। 139 पेज नंबर 139 आपकी बुक का है। उसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर दिया हुआ है एक छोटा सा फिगर, डिजाइन ऑफ अ रैंडमाइज्ड ट्रायल। ये आप लोग जरा ओपन कर लो। डिजाइन ऑफ अ रैंडमाइज्ड ट्रायल, पेज नंबर इज 139। ठीक है जी, अब आप लोग जरा आ जाओ इसके ऊपर। देखो, मैं आपसे कहता हूँ आप एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल डिजाइन कर दो मेरे लिए, और क्या डिजाइन करना है उसमें आपने टाइफॉइड फीवर के लिए जी एक ट्रीटमेंट मैंने नया मैंने डिस्कवर किया है, उसको आपने टेस्ट करना है कि क्या वो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट से बेटर है या नहीं बेटर। तो आप क्या लोगे? सबसे ऊपर एक स्टडी पॉपुलेशन, यानी सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि जी आपकी स्टडी पॉपुलेशन के अंदर कौन लोग होंगे। क्या छोटे बच्चों के ऊपर आपने करना है, क्या आपने वुमेन के ऊपर करना है, क्या आपने कोई किसी खास प्रोफेशनल ग्रुप के ऊपर करना है, क्या आप हॉस्पिटल में से सैंपल लोगे, क्या लोगे आप? सो डिफाइंड स्टडी पॉपुलेशन। उसके बाद आप उनको करते हो रैंडमली असाइन। ठीक है, अब ये रैंडमली असाइन करने का मतलब ये है कि भाई मैंने 2 ग्रुप्स बनाने हैं ना, तो मैं फातिमा को भेज दूंगा ग्रुप ए में और फैजान को भेज दूंगा ग्रुप बी में, सबा को भेज दूंगा ग्रुप ए में और तहनीत को भेज दूंगा ग्रुप बी में। ठीक है, तो दिस इज रैंडमली असाइन। अब ये रैंडमली का क्या मतलब है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है,
वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, रैंडमली आपने साइन कर दिया, उसके बाद जनाब जो पहला ग्रुप है उसको आपने देना शुरू कर दिया टाइफॉइड का न्यू ट्रीटमेंट जो नया मैंने बनाया है, और जो दूसरा ग्रुप है उसको आपने देना शुरू कर दिया वही पुराना ट्रीटमेंट जो सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, अब लेट से टाइफॉइड का हम नॉर्मली 21 दिन तक देते हैं ट्रीटमेंट। 21 दिन तक आपने न्यू ट्रीटमेंट दिया पहले ग्रुप को, और 21 दिन तक आपने पुराना वाला ट्रीटमेंट दिया दूसरे ग्रुप को। अब 21 दिन के बाद न्यू ट्रीटमेंट में से जाहिर है मे बी 18 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो गए, 3 लोग ऐसे हैं 20 लोग चलो अगर हमने लिए थे, 2 लोग ऐसे हैं जो रिकवर नहीं, और इसी तरह जो जिस ग्रुप को हमने पुराना ट्रीटमेंट दिया था लेट से उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो गए, और 5 लोग ऐसे हैं जो रिकवर नहीं हुए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो नया ट्रीटमेंट है वो हमारा बेटर है, ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द ओल्ड ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 20 में से 18 रिकवर हो रहे हैं, ओल्ड ट्रीटमेंट में 20 में से 15 रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी, कितनी भी कॉम्प्लेक्स रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आपने करना हो, आपका बेसिक डिजाइन हमेशा यही रहता है। ठीक है, यही आपने अंडरस्टैंड करना। अच्छा, एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करो तो जहां पे ये बुक के अंदर भी फिगर बना हुआ है रैंडमली असाइंड के नीचे लिखा हुआ है एक जगह न्यू ट्रीटमेंट और एक जगह लिखा हुआ है करंट ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स हम ये करते हैं कि न्यू ट्रीटमेंट को कंपेयर करते हैं विद कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, देखो टर्मिनोलॉजी क्या है, डिजाइन का नाम क्या है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। मैंने आपको कहा रैंडम का मतलब मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर, ठीक हो गया। दूसरी टर्म क्या है साथ, कंट्रोल्ड ट्रायल। इसका मतलब है हमने जब भी आरसीटी करना है तो हमें उसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए। कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, जिसको हम इंटरवेंशन नहीं देते। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप ए को टाइफॉइड के पेशेंट्स ले लिए, ग्रुप ए को मैंने मेडिकेशन दी, ग्रुप बी को मैंने मेडिकेशन नहीं दी, तो ग्रुप बी मेरा क्या हो गया, कंट्रोल ग्रुप हो गया। कंट्रोल ग्रुप क्यों लेना होता है, क्यों जरूरी होता है, कंट्रोल ग्रुप इसलिए जरूरी होता है सो दैट हम एक कंपैरिजन कर सकें, हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए, हमें एक स्टैंडर्ड पॉइंट मिल जाए कंपैरिजन के लिए। अगर हम कंट्रोल ग्रुप नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हम ये कैसे कहेंगे कि न्यू ट्रीटमेंट इतने टाइम्स बेटर है, हमारे पास तो कंपेयर करने के लिए कुछ होगा ही नहीं ना। भाई हमने कंट्रोल लिया तो हमने कहा ना कि कंट्रोल में 20 में से 12 ठीक हुए और ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में 20 में से 18 ठीक हुए, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल की निस्बत ट्रीटमेंट वाला ग्रुप ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता चल गई कि जब भी कोई आरसीटी करना है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल करना है, तो कंट्रोल ग्रुप होना हमारे पास बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम आरसीटी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी बुक को देखो, ये जो फिगर छोटी सी दी हुई है, तो इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप का नाम नहीं दिया हुआ, इसके अंदर लिखा हुआ है करंट ट्रीटमेंट। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है न्यू ट्रीटमेंट, जाहिर है जो भी भाई हमने नया ड्रग बनाया हमने उसको टेस्ट करना, और दूसरी जगह कंट्रोल ग्रुप की बजाय लिखा हुआ है करंट ट्रीटमेंट, या आप उसको ओल्ड ट्रीटमेंट भी कह रहे हो, जो पहले से कह सकते हो, जो पहले से चल रहा है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, कंट्रोल ग्रुप क्यों नहीं लिखा हुआ, कंट्रोल भी लिख सकते थे और लिखा होता भी है, एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि बेटे समटाइम्स एथिकली सूटेबल नहीं होता कि हम एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बना लें। फिर हम क्या करते हैं, हम उस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बनाने की बजाय, यानी कंट्रोल ग्रुप मैंने पहले भी बताया ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते, कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई मेडिकेशन नहीं देते। तो
एथिकली ये पॉसिबल समटाइम्स या ये मुनासिब या सूटेबल या अप्रोप्रिएट नहीं होता कि एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप बना लें, यानी उसको कुछ भी ना दें। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको एग्जिस्टिंग या ओल्ड या करंट ट्रीटमेंट देते हैं। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ऑब्वियस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं और ऐसा किस केस में हो सकता है। देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च करनी है HIV एड्स के लिए, मैंने कोई नई ड्रग के ऊपर रिसर्च करनी है। आपको पता है HIV एड्स एक लीथल फैटल डिजीज है, यानी अगर HIV एड्स का ट्रीटमेंट ना हो, HIV एड्स का ट्रीटमेंट ना हो तो HIV एड्स के अंदर इंडिविजुअल की, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट चलता रहे तो लोग 20-20, 25-25 साल भी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। बट अगर ट्रीटमेंट ना हो, दवाई ना लें, तो फिर HIV एड्स के पेशेंट की डेथ जल्दी हो जाती है। अब मैंने HIV एड्स के लिए एक नया ड्रग जो है वो मैंने मैन्युफैक्चर किया। मेरी लेट से फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैंने HIV एड्स के लिए एक नया ड्रग बना लिया। अब मैंने उसको कमर्शलाइज करना है, और मैंने आपको बताया कमर्शलाइज में तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं उस ड्रग के लिए RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं करता, ठीक है। अब मैंने जनाब 50 लोग ले लिए HIV के, जिनको मैंने अपना नए वाला ड्रग देना है, और दूसरे ग्रुप में मैंने 50 लोग HIV के ले लिए जिनको मैंने कंट्रोल ग्रुप बना दिया, जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। 3 महीने तक मेरा ट्रायल चला। अब HIV एड्स क्या, कौन सी डिजीज है? फैटल डिजीज है। फैटल डिजीज कौन सी होती है? जिसके अंदर डेथ हो जाती है। हो सकता है, बल्कि काफी हद तक पॉसिबल है कि जो मेरे 3 महीने का ट्रायल चल रहा है, तो जिस ग्रुप को मैंने कंट्रोल ग्रुप बनाया है, जाहिर है उसको मैं कोई मेडिकेशन नहीं दे रहा, तो उसमें से बहुत से लोगों की डेथ हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा रिसर्च करना या उन लोगों को कंट्रोल ग्रुप में डालना जो मुझे पहले से ही मेरा कॉमन सेंस और मेरी साइंस और एविडेंस ये बता रही है कि अगर इनको ट्रीटमेंट ना मिला, अगर इनको मेडिकेशन ना दी गई, तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में मेरे लिए एथिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल लूं, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स लूं और उनको मैं कंट्रोल ग्रुप बना लूं, उनको मैं कोई मेडिकेशन ना दूं। तो फिर इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम कंट्रोल ग्रुप को ऐसा बनाएं कि उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम कंट्रोल ग्रुप को ऐसा बना लेते हैं कि उसको एग्जिस्टिंग या ओल्ड या करंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं। भाई, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट भी तो लोगों को ठीक ही कर रहा है ना इतने अरसे से, तो इसका मतलब है उनकी डेथ नहीं होगी। और उसके साथ साथ एक ग्रुप में ऐसा बना लेता हूँ जिसको मैं न्यू ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, जो मैंने नई ड्रग मैन्युफैक्चर की है। तो इसका मतलब है अब मेरी रिसर्च जो है वो एथिकल है, अब मेरी रिसर्च से किसी की लाइफ को थ्रेट नहीं है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटे जब भी हम RCT करते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, या जिसको हम कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, कोई भी, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी रिसर्च की वजह से किसी ह्यूमन लाइफ को कोई हार्म ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ठीक हो गया। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए नेचुरली कि ये भी तो हो सकता है कि जो मैं नई ड्रग मैन्युफैक्चर की है, भाई अभी तो मैंने वो टेस्ट ही नहीं ना की, तो जो मैंने नई ड्रग मैन्युफैक्चर की है, हो सकता है वो पुरानी ड्रग से बुरी हो, या वो ड्रग लेने से कुछ ऐसा हो जाए कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए, मेरी टॉक्सिसिटी हो जाए, डेथ हो जाए, कोई ऐसा किसी का इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन हो जाए, स्ट्रोक हो जाए किसी को, कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है ना। इट इज क्वाइट पॉसिबल ना भाई, ड्रग है ना बेटे, नई बनाई है, हमें क्या पता जब तक टेस्ट नहीं करते पहले से अच्छी है या पहले से भी बहुत बुरी है। तो इसका जवाब बेटे ये होता है, इसके जवाब के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो बेटे ये होती है कि जब भी हम किसी
इंडिविजुअल को अपनी रिसर्च में रजिस्टर करते हैं, अपनी रिसर्च में उसको शामिल करते हैं, तो हम उससे एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट अंग्रेजी में कहते हैं एग्री करने को। हम उस फॉर्म के ऊपर ये लिखते हैं कि जनाब ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, यानी इस मकसद के लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मेरी रिसर्च के अंदर मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। मेरी रिसर्च में शामिल होने के बाद आपको रोजाना 3 महीने तक ये गोली दिन में 3 मरतबा मिसाल के तौर पे खानी पड़ेगी। उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, हो सकता है इसके बीच में आपकी जान भी चली जाए। और अगर आप अपनी मर्जी से शामिल होना चाहते हैं तो इसके ऊपर अपनी सिग्नेचर कर दें और इसकी पूरी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजी में भी हो सकता है। अगर हम अमेरिका में कर रहे हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ये फॉर्म हम उर्दू में बनाएंगे ताकि लोग को समझ आए। पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाबी में जिस एरिया में करते हैं उसकी लैंग्वेज में बनाते हैं ताकि लोग को समझ आए। उनका थंब इंप्रेशन ले लेते हैं और उनके सिग्नेचर ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट कि हमने लोगों को बता के, पढ़ा के, उनकी सिग्नेचर लेके, उनकी पूरी मर्जी से हमने उनको अपने रिसर्च में शामिल किया। ठीक, अच्छा, अब आपका सवाल में से ये होना चाहिए कि जब कोई नई ड्रग का हम ये कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स में इवन डेथ भी हो सकती है, तो कोई बेवकूफ है कि उसके ऊपर खुद से सिग्नेचर करेगा? उसका बेटे जवाब ये है कि एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं गिनी पिग्स। गिनी पिग्स, GUINEA, गिनी स्पेस देके पिग्स, PIGS। गिनी पिग्स ऐसे लोग होते हैं या ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको हम ऐसी रिसर्चेस के लिए यूज करते हैं। और हम लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं? हम लोगों को बेटे समटाइम्स करते हैं एक्सप्लॉइट। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मेक्सिको में, अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, नॉर्मली ड्रग्स के ट्रायल्स वहां पे हो रहे होते हैं। तो हम ये करते हैं लोगों को कि हम इंसेंटिव देते हैं पैसों की सूरत में कि मिसाल के तौर पे जी आपने ये गोली अगले 3 महीने तक रोजाना इस्तेमाल करनी है और हर रोज आपको 1000 रुपया मिलेगा। अब एक बंदा बेटे जिसके घर की रोटी पूरी नहीं होती, जब आप उसको रोजाना का 1000 रुपया ऑफर करते हो अगले 3 महीने के लिए, मे बी कितना 90,000 बन जाएगा, तो वो खुशी खुशी आपके रिसर्च में शामिल होते हैं, चाहे बेचारे का कोई साइड इफेक्ट हो, उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सिमिलरली डिपेंड करता है कि किस चीज पे हम ड्रग, किसके लिए हम किस डिजीज के अगेंस्ट हम टेस्ट करें। HIV का पेशेंट है, वो कहते हैं यार ट्रीटमेंट मेरा सही नहीं हो रहा, गरीब मैं बंदा हूँ, ट्रीटमेंट मैं अफोर्ड कर नहीं सकता, नई ये जो ड्रग मुझे कह रहे हैं रिसर्चर खाने को, ये खा लेता हूँ, 4 पैसे भी मिलेंगे, मरना तो मैंने वैसे भी है, मैं इतना गरीब हूँ, मैं दवाई के पैसे तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो हो सकता है मैं बच जाऊँ और 4 पैसे भी मुझे मिल जाए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम इस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं पैसों की फॉर्म में, इंसेंटिव या किसी और फॉर्म में इंसेंटिव देके फिर हम लोगों को अपने साथ अपनी रिसर्च के अंदर शामिल कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका में से ये होना चाहिए कि क्या ये एथिकल है या नहीं है। एथिकल है भी और नहीं भी है। एथिकल है इस सेंस में कि भाई हम जो भी बेटे काम कर रहे हैं वो हम अल्टीमेटली मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए करें, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए करें। अगर एक ऐसा देखो डायबिटीज का अगर कल को कोई ट्रीटमेंट आ जाता है तो किसका फायदा होगा? सारी इंसानियत का फायदा होगा। लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अंदर गिनी पिग्स कौन है? इंसान है ना। तो जब तक वो ट्रायल्स कुछ लोगों पे नहीं होंगे तो कैसे एक नया ट्रीटमेंट या एक नया ड्रग या एक नई सर्जरी या एक नई वैक्सीन आएगी? कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं तो ट्रायल्स में कौन लोग हैं? ह्यूमंस ही है ना।
तो इस तरह से ये इसको आप एथिकल कह सकते हो। फिर साथ में हम इन्फॉर्म्ड रिटर्न कॉन्सेंट लेते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं, हम जबरदस्ती किसी को गन पॉइंट के ऊपर नहीं शामिल करते रिसर्च। और रिसर्च में हम बहुत ज्यादा लोगों की चॉइस का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पे 1.5 महीने बाद, 3 महीने का ट्रायल है, 1.5 महीने बाद मुझे कोई कहता है मैं आपकी रिसर्च से ऑप्ट आउट कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, तो मैंने उसको कहना थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू गो। ठीक है, तो हमने जबरदस्ती उसको पकड़ के नहीं बिठा लेना होता। अब्दुल हमीद का हैंड रेज हुआ था, शायद प्रॉब्ली क्वेश्चन है, प्लीज। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये लीगल होता है ये गिनी यूज करना इस तरह का कि आप बता रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, जब अब्दुल हमीद, जब हम लोग इस तरह से इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट लेके और हर प्रोटोकॉल को फॉलो करके करते हैं तो फिर वो बिल्कुल लीगल होते हैं। अच्छा, एक और चीज भी, ये बड़ी देखो, ये क्लासरूम में डिस्कस करना या ऑन पेपर करना बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रिसर्च में खास तौर पे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना बेइंतहा मुश्किल होता है। अच्छा, जो मैंने बात की हम हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो प्रोटोकॉल में ये भी शामिल होता है कि जब भी मैंने कोई आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मैंने जब कोई करना है तो उसका मैंने प्रॉपर अप्रूवल भी लेना है। अप्रूवल किससे लेना है, उसको हम कहते हैं, एक टर्म लिख लो आप लोग, उसको हम कहते हैं एथिकल रिव्यू बोर्ड, ERB, एथिकल रिव्यू बोर्ड। एथिकल रिव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं बड़े बड़े, या अगर ड्रग की टेस्टिंग है बड़े बड़े फार्माकोलॉजिस्ट होंगे या कुछ ऐसा। उन लोगों के सामने मैंने अपना रिसर्च, अपना आरसीटी जो डिजाइन किया है वो प्रेजेंट करना है, और फिर वो लोग अप्रूवल देते हैं मुझे कि जी ये एथिकली ह्यूमंस के लिए ठीक है काम करना या ये ठीक नहीं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं एथिकल रिव्यू बोर्ड्स? ये हर हॉस्पिटल का एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है, हर यूनिवर्सिटी का एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है, क्योंकि जाहिर है लोगों ने एमफिल पीएचडी की रिसर्चेस में करना होता है। जैसे मेरी भी पीएचडी की रिसर्च में आरसीटी था, तो मैंने उसका प्रॉपर एथिकल रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल लिया था, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये फिर लीगल बन जाता। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक और जो हम बात कर रहे थे ना कि एथिकल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, एक और चीज हम ह्यूमन टेस्टिंग से पहले एक करते हैं जिसके अंदर हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं। ठीक, एनिमल टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है? पहले इसका फायदा ये होता है कि ऑल्दो बिल्कुल ऐसी है कि जाहिर है एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज डिफरेंट हैं, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, जाहिर है बहुत चीजें डिफरेंट हैं। हम कोशिश करते हैं वो वाले एनिमल मॉडल्स पिक करें जो ह्यूमंस से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, कुछ ट्रेट्स में बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे हम चिंपैंजीज पे करते हैं, रीसस मंकीज, मंकीज की एक स्पीशीज है रीसस मंकीज, उन पे करते हैं, एल्बिनो माइस पे करते हैं, डॉली रैट्स पे करते हैं, ये नाम शायद आपने कभी सुने भी होंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर, इन पे काम करने से फायदा ये होता है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि ये ड्रग या इस डोज में ये ड्रग ह्यूमंस के लिए लीथल हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 50 रैट्स ले लिए, मेरी अपनी पीएचडी में भी इसी तरह था, पहले मैंने रैट्स पे ट्रायल्स किए, फिर मैंने ह्यूमंस पे ट्रायल्स किए। तो लेट्स से मैंने 50 रैट्स ले लिए, अब उनको मैंने एक ड्रग दी। जब मैंने 10 दिन ये ड्रग दी तो मैंने देखा 50 में से 25 रैट्स की तो अचानक डेथ हो गई। तो मुझे पता चल गया कि नहीं, या तो ये ड्रग बहुत ज्यादा गड़बड़ है या फिर इसकी डोज मैंने बहुत ज्यादा दे दी है। तो इमीडिएटली मैं ये करूंगा कि उसकी डोज को हाफ कर दूंगा, हाइपोथेटिकली मैं बताऊं। अब मैंने हाफ करके देखी, उसके बाद मैंने महीने तक दिए, तो मैंने देखा अच्छा अब उस हाफ डोज हाफ करने के बाद किसी रैट की फर्दर डेथ नहीं, तो मुझे पता चल गया कि ओके ये वाली डोज ह्यूमंस के लिए सेफ है। अच्छा, अब आप कहोगे भाई रैट की डोज और ह्यूमन की डोज तो बहुत डिफरेंट हो सकती है, वो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला प्रॉपर होता है, ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज, उसको हम कहते हैं HED,
ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज, यानी मिसाल के तौर पे अगर रैट्स के 5 ग्राम्स है तो वो ह्यूमंस के 20 ग्राम्स है, तो वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ठीक है, तो वो हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल ट्रायल्स करने से फायदा ये होता है कि एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि ये ड्रग या ये डोज पे ये वाला ड्रग कहीं लीथल या फैटल या टॉक्सिक ना हो जाए। फिर हम एनिमल ट्रायल्स जब कर चुके हैं फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है जी। ये फार्मूलाज, कन्वर्जन फार्मूलाज जो आपने बताए हैं, तो ये कैसे मतलब डिस्कवर हुए थे? ये इसी तरह हिट एंड ट्रायल से डिस्कवर हुए थे। ये हमने देखा कि अच्छा ये कन्वर्जन फार्मूलाज भी आई थिंक वलीद का क्वेश्चन है, कन्वर्जन फार्मूलाज भी वलीद हर स्पीशीज का डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर रीसस मंकी में मैंने करना है डोज कैलकुलेट तो वो डिफरेंट है, अगर रैट्स में करना है तो वो डोज डिफरेंट है, रैबिट्स में करना है तो वो फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। वो हर स्पीशी और हर एनिमल मॉडल के हिसाब से भी वो फॉर्मूला मेरा चेंज होता है, ठीक है। तो वो इसी तरह हमने हिट एंड ट्रायल करके कि अगर मैंने लेट से एक ड्रग का 50 मिलीग्राम रैट को दिया तो उसका इक्विवेलेंट ह्यूमन में कितना होगा, मे बी 5 मिलीग्राम होगा या 75 मिलीग्राम होगा, ठीक है। तो पहली फेज में हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं, फिर दूसरी जब वहां से हमें कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, कुछ हमें तसल्ली वाले सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, फिर हम उसको लेके आते हैं ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक हो गया। और फिर वहां पे हमारा चांस रिलेटिवली कम हो जाता है टॉक्सिसिटी का। ये बात बिल्कुल अपनी जगह कि समटाइम्स एनिमल ट्रायल्स में हमें कोई डेथ्स और कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम ड्रग को ह्यूमंस के अंदर लेके आते हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर, इरिवर्सिबल समटाइम्स और डेथ्स हमें रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है ह्यूमन बॉडी डिफरेंट है, एनिमल बॉडी डिफरेंट है। चाहे हम जितना मर्जी ये कहें कि जी एनिमल ट्रायल्स हम कर चुके हैं, स्टिल ह्यूमन बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है ड्रग्स, और फिर सारे आपको पता है केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स को बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है जी। तो ये कुछ कहानियां एथिकल या लीगल की। और दूसरा एस्पेक्ट अगर आप कहो कि ये कोई बहुत ज्यादा एथिकल बात तो नहीं है, तो हाँ ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि ये चीज बहुत ज्यादा एथिकल नहीं भी है, लेकिन क्या करें अगर हमने रिसर्चेस करनी है बेटे, जितनी वैक्सीन डेवलप होती हैं, जितनी मेडिसिन डेवलप होती हैं, जितनी नई नई सर्जरी की टाइप्स आती हैं, वो सब RCTs करके आती हैं। तो अगर हम ये काम बंद कर देंगे तो दुनिया में आप समझो कि बायोलॉजिकल साइंसेस में, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में काम होना बंद हो जाएगा, कोई नई चीज, कोई नई डिस्कवरी हो ही नहीं सकती। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, हम इसको क्लोज करते हैं, बिल्कुल कुछ सेकंड्स रह गए और 2 मिनट बाद ही वापस आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में चल रहा है लेक्चर, अदरवाइज फिर चीजें मेरे भी दिमाग में काफी सारी हैं जो इससे रिलेटेड नहीं थी। 2 मिनट बाद बेटे फौरन वापस आते हैं। अल्लाह।